डेली किसान, बदलते भारत की शान। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार के 3 वर्ग हैं: स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, दुग्ध उत्पादक डेयरी कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। हर वर्ग में पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर जाएं और तुरंत आवेदन करें या नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली 35 फसल प्रजातियों को राष्ट्र को समर्पित किया। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। मौजूदा समय में मधु व्यवसाय तेजी से उभरता व्यवसाय बनता जा रहा है। ऐसे में बेरोजगार युवा इसे अपनाकर कम समय में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय को शुरू करने के पहले उनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए क्या करें युवा, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसे सफल बनाने की सबसे अच्छी रणनीति है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को छोटी सी छोटी लेकिन जरूरी जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तरफ से ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली से लगे तिग्गीपुर गांव में आयोजित किया गया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें प्रायोगिक तौर पर भी मधुमक्खी पालन सिखाया गया। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक सुलझा हुआ रास्ता साबित हो सकता है। कि हनी एक ऐसा क्रॉप है, हनी एक ऐसा फार्मिंग है, ऐसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है कि इसमें न समय लगता है, न ज़मीन लगता है, न पैसा लगता है। इसमें अगर हमें ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक असिस्टेंट है, आपको बोलते हैं जैसे दाल में घी डालने की बात है। अगर हनी लगाते हैं तो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। मेरा स्टडी है कि जो ऑनियन सीड प्रोडक्शन होता है उसमें 300 गुना ऑनियन सीड प्रोडक्शन जहाँ पे हनी होता है बढ़ता है। केवल हनी नहीं, और दिल्ली में काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स है हनी बी प्रोडक्शन का करने का। एक यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात किया, कुछ लोगों से काफ़ी प्रगतिशील हनी बी कीपर हैं, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। और आशा है कि दिल्ली सरकार से आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है। निश्चित ही 2-4 महीने में प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो केवल ट्रेनिंग ही नहीं, हम दिल्ली के किसानों को जो इंटरेस्टेड किसान हैं उनको बॉक्स भी देंगे, उनको एक्सपोजर विजिट भी कराएंगे। और इतना ही नहीं, एक हनी बी बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट के बनने की बात है, हनी इंफॉर्मेशन सेंटर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बनने की बात है। टोटल मिला के भारत सरकार के जो हमारे मोदी जी सरकार की जो है कि डबलिंग फार्मर इनकम करना है। डबलिंग फार्मिंग का एग्जांपल बताऊंगा, हनी भी उसमें बहुत बड़ा द्योतक हो सकता है। हम आम लगाते हैं, चाहे फसल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन होता, अगर हनी है उसमें तो क्रॉस पोलिनेशन 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से डबलिंग फार्मर इनकम जो भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हुआ पूरा होगा। हम कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा
जो स्कीम चली हुई है हनी मिशन, उसके तहत 6 ट्रेनिंग हमें करानी है, जिसमें से आज हम चौथी ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। और विभिन्न किसान भाई जो है आसपास के गाँव के, शहर के, दिल्ली के अंदर से भी बहुत लोग इसमें आए हुए हैं जो ट्रेनिंग जो ले रहे हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि हमारा भी उद्देश्य ये है कि ये जो नए लोग हैं, नवयुवक हैं, ये अच्छे से ट्रेनिंग लेकर सीखें और फिर मधुमक्खी पालन का कार्य करें, क्योंकि मधुमक्खी एक ऐसी व्यवसाय है कि जिसमें ना तो खेत की ज़रूरत है, ना इसमें जो है किसी चीज़ की अन्य ज़रूरत है। इसमें एक बार आप पैसा लगाते हैं शुरुआत में, उसके बाद जो भी उत्पाद हैं इसके, चाहे वो शहद है, चाहे वो वैक्स है। किसान खेती के साथ साथ एक अतिरिक्त रोजगार का उसको अवसर मिल सके, तो इस विषय में मधुमक्खी पालन, जो कि खेती के साथ का एक अन्य विषय है, इस पे हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग उनको, जैसे आपने कैसे लगाना है, मधुमक्खी के बक्से कैसे हैं, पूरी आपको कहेंगे कि प्रैक्टिकल यानी कि करके सिखाना, वो जानकारी दी जाती है, ताकि ये, क्योंकि कॉपी किताब वाली जानकारी नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है, तभी हमारे किसान भाई या हमारे युवक युवती हैं वो सीख पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इसके दौरान हमें सिर्फ उसको कैसे आपने पालना है, कैसे रखना है, यही नहीं, और उसमें जो उत्पाद लेने हैं वो आपने उत्पादों का कैसे आपने उनका प्रसंस्करण करना है। जैसे मधुमक्खी पालन से काफ़ी उत्पाद प्राप्त होते हैं, सिर्फ वैसे हम मानते हैं कि सिर्फ शहद मिलता है, नहीं, शहद के अलावा और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि मिलते हैं। जैसे आपका वैक्स है, यानी कि मोम, इस मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पेंट, इनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका बाज़ार वैल्यू काफ़ी है। तो 1000 रुपये अगर बात करें तो 1 किलो का जो वैक्स है वो 1000 रुपये किलो तक की रेंज में जाता है। तो इस ऐसे इस्तेमाल है। फिर प्रोपेलिस, ये भी एक आपका मधुमक्खी द्वारा ही दिया गया पदार्थ है, जो कि जिसका भी काफ़ी कहेंगे कि दवाई के उद्योग में काफ़ी इस्तेमाल है, और इनका बाज़ार काफ़ी अच्छा है अगर हम इस काम में जाएंगे तो। फिर एक आता बी वेनम, यानी कि मधुमक्खी का जहर। अब कहेंगे कि जहर कैसे इस्तेमाल होता है? जहर का इस्तेमाल है कि जो हमारी अर्थराइटिस या घुटनों की बीमारियां जो होती हैं, उनको ठीक करने के लिए मधुमक्खी के जहर से इंजेक्शन बनाया जाता है, ताकि घुटनों की जो बीमारियों का जो दर्द है वो ठीक हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हनी बी कैसे उनको किया जाता है, प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, और जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको जो है किस तरह से जो है ये प्रबंधन करना है। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नाबार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं, आप अपने जो है खादी बोर्ड की योजनाएं हैं, और दूसरी बैंकों की योजना है, एफपीओ की योजना है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और हनी को कैसे प्रोसेस करना है, ताकि जो भी ट्रेनीज है उनको इसका फ़ायदा मिले और वो अपना उद्यम जो है चला सके, और इससे फ़ायदा हो, उनको रोज़गार मिले, और दूसरे जो भाई बहनें हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इससे जो है डेफिनेटली जो भी ट्रेनीज है उनको फ़ायदा होने वाला है, और उनकी जो भी समस्या हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। डॉक्टर राणा बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी इसमें करवाएंगे, और जो यूनिट्स हैं वहाँ ले जाएंगे। और इससे मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेनीज जो है काफ़ी हद तक जो है ये अपना उद्यम जो है हनी प्रोडक्शन का उद्यम करेंगे। और हनी बी प्रोडक्शन जो एक बहुत ही मोदी जी का हनी बी मिशन के माध्यम से एक टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उस डायरेक्शन में हम पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा उत्तम साधन है। मुझे हनी बी कीपिंग के बारे में जानकारी मिली थी, और मैंने सोचा कि हमें ये सीखना चाहिए, बिकॉज़ बिना ट्रेनिंग के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो जानकारी मिलने के बाद मैंने केबी के उज्वा में कांटेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन की ट्रेनिंग है टिग्गीपुर विलेज में। तो हम लोग यहाँ आए हैं। जो डॉक्टर राणा हैं वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, जो मैटर हमें समझाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। आज नाबार्ड से सर आए हुए हैं, डॉक्टर पीके गुप्ता जी भी आए हैं, रितु मैम भी आई हैं। जो उन्होंने हमें बताया वो हमारे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हम फॉर श्योर ट्रेनिंग करने के बाद
आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस व्यवसाय को कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली 35 फसल प्रजातियों को राष्ट्र को समर्पित किया। 35 विकसित फसलों में सूखा सहनशील चने की किस्म, विल्ट एवं स्टर्लिटी मोज़ैक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, क्विनोवा, कुटू और फाबा बीन की बायोफोर्टिफाइड किस्में शामिल हैं। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की 20 वर्षों की सेवा यात्रा किसानी और गांव गरीब के बेहतरी के लिए समर्पित रही है। उनके नेतृत्व में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायोफोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास। इस वर्ष उच्च पोषक तत्वों से भरपूर रोगरोधी तथा जलवायु अनुकूल 35 किस्मों का विकास किया गया है, जैसे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चने की किस्म, साथ ही अरहर एवं सोयाबीन की कम अवधि में पकने वाली रोगरोधी किस्मों का विकास किया गया है। जलवायु अनुकूल धान की किस्में विकसित की गई हैं, जो रोग तथा खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होने के साथ साथ क्षारीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त है। अधिक प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन वाली गेहूं, बाजरा एवं मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल हैं। किनोवा, कुटू, विंग्ड बीन और बाकला की भी नई किस्म विकसित की गई है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरसों और सोयाबीन की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का भी विकास किया गया है। कृषि में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। 58 करोड़ की लागत से रायपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक नए राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की शुरुआत हो रही है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ छात्रों के लिए स्नातकोत्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। कदन के महत्व को समझने के लिए हैदराबाद में 2 दिवसीय न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर्स मेगा कन्वेंशन 3.0 का शुभारंभ किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 का जहां खाका तैयार किया गया, वहीं भविष्य में किसानों को मिलने वाली मुनाफे की राहें भी बतलाई गई। प्रकृति के गोद में कई खजाने हैं। इसमें औषधि और अनाज ही नहीं बल्कि कुछ भी बेवजह नहीं है। अगर पहचानने की नजर हो तो हर पौधे में कुछ न कुछ गुण छुपे हुए हैं। ऐसे ही अनाज की एक किस्म है कदन्न, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी कदन्न उगाने के प्रमाण मिले हैं। आज अकेले भारत में एशिया का 80% मिलेट्स उत्पादित होता है। कदन्न फसलें वो पोषक अनाज है जिनमें जलवायु प्रतिरोधी क्षमता होती है। ये 131 देशों में उगाई जाती है, जो 59 करोड़ लोगों के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। हमारे पूर्वज इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ कदन्न हमारे आहार से दूर होता गया। अब यही मोटा अनाज हमारे आहार का हिस्सा बनने जा रहा है। इसमें भारत सरकार बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 के रूप में सामने आएगी। आइए हम आपको उन मोटे अनाजों की जानकारी देते हैं जो कदन्न कहलाते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी या मंडुआ, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट, फोनियो मिलेट, ये सभी मोटे अनाज या कदन्न कहलाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कदन्न को मोटा अनाज क्यों कहा जाता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इनसे मिलने वाला आटा थोड़ा मोटा होता है, जिसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता। यही वजह है कि इनसे रोटी और लजीज पकवान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जहां तक इनकी पैदावार की बात करें तो इनकी फसल के लिए किसानों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये पर्यावरण से आसानी से अपना तालमेल बिठा लेते हैं। कम पानी या कम उपजाऊ जमीन पर भी इनकी खेती आसानी से हो जाती है। बावजूद इसके बाजार में इनकी मांग कम है, जो इनकी घटती लोकप्रियता का मुख्य कारण है। देश में करीब 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 250 लाख टन मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। अगर एशिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो भारत का योगदान इसमें 80% है। वहीं कुल वैश्विक उत्पादन में 20%। वहीं हमारे देश में इनकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में की जाती है। कदन्न को वापस उसका स्थान दिलाने के लिए प्रयासों का आगाज हैदराबाद से किया गया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023 मनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए 2 दिवसीय न्यूट्री सीरियल मल्टी स्टेक होल्डर्स मेगा कन्वेंशन 3.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया है। देश में प्राचीन काल से ही बाजरा के बहुतायत में इस्तेमाल होने की याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान पीढ़ी से बाजरा जैसे पोषक अनाजों के महत्व को समझने और इसे अपनी दैनिक खुराक में शामिल करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में देश भर से वो लोग शामिल हुए जो स्टार्टअप्स और मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए कदन्न और उससे बनने वाले उत्पादों के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फूड स्टॉलों का जायजा लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ICAR, IIMR के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया। हमें आदत हो गई है कि हमारी थाली में आने वाला भोजन जितना पोषण से भरा हो, उतना ही देखने में भी आकर्षक हो। तो मौजूदा समय में इसकी भी कमी पूरी कर दी गई है और कदन्न से जो भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं, वो स्वाद में बाकी अनाजों को पीछे छोड़ रहे हैं। विभिन्न स्टॉल्स में कदन्न से वो तमाम चीजें बनाने की चाबी मौजूद है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए जरूरी है। निश्चित तौर पर आने वाला समय कदन्न का ही होगा।
कदम्य की तरफ बढ़ने वाले कदम जहां कुपोषण की समस्या का समाधान बनेंगे, वहीं उन किसानों को दोहरा मुनाफा दिला सकेंगे जो कम उपजाऊ भूमि से मिलने वाली पैदावार और आय से निराश है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अमूल हनी के लॉन्च का अवसर है। यह हम दोनों मंत्रालय के लिए तो प्रसन्नता की बात है ही, लेकिन साथ ही साथ किसान जगत के हमारे बहनों और भाइयों के लिए भी बहुत प्रसन्नता का क्षण है। हम सभी जानते हैं कि प्रगति का मंत्र सहकार में है, और अगर सहकार की भावना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए तो उसके परिणाम में अमूल जैसा एक बड़ा प्रकल्प निकलता है जो लाखों घरों को रोशनी देता है, लाखों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाता है, राज्य की प्रगति में भी योगदान देता है और देश की प्रगति में भी योगदान देता है। ऐसे अमूल को हम सब अपने बीच पाकर निश्चित रूप से अपने आप को और सहकारिता के क्षेत्र को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अमूल ने सहकारिता के माध्यम से श्वेत क्रांति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर गाड़ा है। अभी तक इसकी तुलना किसी और संगठन से होने की स्थिति नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिर्फ दुग्ध एकत्रित करना और दुग्ध बेचना इतना ही काम अमूल ने नहीं किया। अमूल ने दूध की प्रोसेसिंग करके अनेक उत्पाद बनाए हैं जो देश में भी और दुनिया में भी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं अमूल के सभी मित्रों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छोटा किसान आगे बढ़ सके, उसकी माली हालत सुधर सके,
उस दृष्टि से हनी मिशन का काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। हर छोटे छोटे किसान को इस मिशन से जोड़कर और उसकी आमदनी में वृद्धि करना यह भारत सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए हनी मिशन भी बना है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान भी किया है। फिर अमूल जैसी संस्थाओं को भी इससे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। नेफेड जैसी संस्थाओं को मार्केटिंग के लिए जोड़कर प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया और मैं समझता हूँ अब ये यात्रा निश्चित रूप से चल पड़ी है। हनी का उत्पादन हो, लेकिन इसके साथ साथ गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, क्योंकि हनी मनुष्य के विभिन्न प्रकार से उपयोग में आता है और इसलिए इसकी जितनी गुणवत्ता ठीक होगी वह उपयोग करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उतना ही अच्छा प्रभाव डालेगा। दूसरा, देश में भी उपयोग हो और हनी का निर्यात अभी बढ़ा है और भी बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए वैश्विक मानकों पर खरा उतरना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक लेबोरेटरी आनंद में स्थापित की गई और छोटे छोटे लोगों को टेस्टिंग के लिए परेशानी न हो, इसके लिए 100 लेबोरेटरीज की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए स्थानों की पहचान की गई है। 13 लैब स्थापित हो चुके हैं। आज अमूल हनी को लॉन्च किया गया है और देश में मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि हनी का जो सेक्टर है एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि किसानों की आमदनी जब बढ़ाने की हम बात करते हैं तो इस सेक्टर का नाम उभर करके हमारे सामने आता है, क्योंकि ये जो मधुमक्खियाँ हैं अपने आप में एक पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम ये कहेंगे कि वो एक तरह की प्रांगण की जो सेवाएं हैं, बहुमूल्य सेवाएं देती हैं, जिससे कि हमारे खेत में जहाँ पर भी मधुमक्खियों को हम रखते हैं वहाँ पर उन फसलों में जो परागण क्रिया होती है उनके पुष्पों में, उससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। जो बीजों की संख्या है प्रति पौधा जो है वो बढ़ती है और प्रति इकाई क्षेत्र में जो है हमारा उत्पादन में जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बात तो एक है जिसमें कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें जो एक उत्पाद जो अच्छा मिलता है, जिसको हम हनी के नाम से शहद बोलते हैं, जो शहद है, शहद जो है वो हमें उपलब्ध कराती हैं और साथ साथ में इसके और भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं जो ये मधुमक्खियाँ उपलब्ध कराती हैं, जिसमें बी वैक्स है, जो उसकी मोम है, उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। साथ साथ जब बात होती है तो रॉयल जेली की बात होती है, साथ में इसमें प्रोपोलिस नाम का एक ऐसा तत्व निकलता है, उसको भी जो है इसके अंदर इसकी गिनती होती है, और इससे बी वेनोम भी निकलता है, जिसको हम लोग बहुत सारी औषधियों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये अभी हम लोग स्वीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों की जो आमदनी है उसमें कैसा जो है इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है और इसकी पहचान की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने एक उद्बोधन में ये भी कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक मॉडल सेंटर होना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जो मॉडल सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और लगभग करीब करीब अभी 17 मॉडल सेंटर बन गए हैं और बाकी जो है बनने की प्रक्रिया में है।
और आज के आत्मनिर्भर खबर खेती कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रमों को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।